बाद ये जरूर कहेगा कि 11th वेस्टेड बट स्टिल गेट इनटू एन आईआईटी। ये पूरी सीरीज हर एक कुछ जेईई एस्पिरेंट्स के लिए डेडिकेटेड होगी। इसकी 11th कुछ कारणवश बिगड़ गई थी, जैसे उसे किसी ने गलत गाइडेंस दे दी, गलत रिसोर्स फॉलो कर रहा था, गलत प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा था, या वो 11th में इतना ज्यादा सीरियस नहीं था अपने जेईई को लेकर। इस पूरी सीरीज के दौरान कई सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालेंगे, जैसे कैलकुलेशन एरर को किस तरीके से इंप्रूव करें, 12th के दौरान इफेक्टिवली कैसे पढ़ाई करनी है, इफेक्टिवली लेक्चर्स कैसे देख रहे हैं, कम समय में ज्यादा कंसेप्ट कैसे सीख रहे हैं, लेक्चर्स देखने के बाद में उसके रेफरेंस बुक या मॉड्यूल कैसे सॉल्व करनी है, उसके बाद में 12th के पैरेलली 11th के बैकलॉग कैसे क्लियर करें, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को किस तरीके से क्लियर करें, उसके बाद में हाउ टू इंप्रूव योर फोकस टाइम, और ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स जिसे सॉल्व करने के बाद में 99 परसेंटाइल आना पक्का हो, और उसके बाद में आप फाइनली फोकस करें जेईई एडवांस के ऊपर में। कि मेक श्योर ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि मेन फोकस जेईई मेंस नहीं, जेईई एडवांस है, और इसलिए जेईई मेंस की प्रॉब्लम को जितना जल्दी सॉल्व करके हम जेईई एडवांस के ऊपर में फोकस करें, उतने हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे जेईई एडवांस के अंदर में सिलेक्ट होने के, एक अच्छी आईआईटी को सिक्योर करने के। क्योंकि सपने आईआईटी वाले और प्रिपरेशन मेंस वाली, ये तो गलत है ना। But before these, just give me 2 minutes. Let me explain something special for you. PW is here with a summer bonanza offer for you guys, with lots of surprise and amazing discounts in all the batches for a limited period of time. So what are you waiting for? Let me explain batches here. Parakaram 2.0 GATE 2025 in English batch, जिसका discounted price है 6,800 rupees. Parakaram 2.0 GATE 2025 English batch, जिसका discounted price है 10,499 rupees. Vijay 2.0 GATE 2025 Rank Improvement Batch, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 4,999 रुपीज। श्रेष्ठ 2.0 GATE 2026 बैच, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 8,999 रुपीज। श्रेष्ठ 2.0 GATE 2026 प्लस PSUs प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन बैच कंप्यूटर साइंस एंड IT, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 16,999 रुपीज। श्रेष्ठ GATE 2026 केमिकल, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 14,999 रुपीज। पराक्रम 2025 CS and DA, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 8,999 रुपीज। श्रेष्ठ प्लस PSU प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन 2025 बैच B, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 12,999 रुपीज। पराक्रम 2025 प्लस ESE प्लस गेट प्लस PSU बैच C, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 13,499 रुपीज। श्रेष्ठ ESE प्लस गेट प्लस PSU 2026 बैच C, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 16,999 रुपीज। Now also experience infinite learning with the batch Infinity by PW, offering GATE खजाना, PW books and much more. और PWS ने फिर से दिखाया कि GATE 2024 में टॉपर्स ही टॉपर्स है, और अगर नेक्स्ट टाइम आप भी अपना नाम इसी लिस्ट में चाहते हो तो अभी एक्सप्लोर करें और ज्वाइन करें PW के सारे न्यूली लॉन्चेस बैचेस फॉर 2025 एंड 2026 ESE एंड GATE प्रिपरेशन के लिए जो बनाएंगे आपको। गेट रेडी। Let me explain all the core features here. Lecture planner and test planner has been uploaded in the batch notice section. Topic-wise sheets will be provided. MCQs, MSQs and NET's type of question aligned with GATE pattern. Live discussion will be there for the practice sheet. P/Qs in quiz format provided with their video solution for relevant subjects. Doubt engine will be there for solving the student queries and the doubts. Regular tests will be conducted. Classes will be conducted from Monday to Friday. Live lectures with the best faculty of India. Question aligned with ESE and GATE pattern. Also, PW is giving GATE Khazana with 2025 and 2026 batch at just rupees 3,999, in which you will get recorded lectures by the India's best faculty on PW app. DPP and DPP solutions will be provided in bilingual. और इन सारे ही बैचेस को खरीदने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, जो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। All the links are in the description. Make sure to check it out. For all the new viewers, this is Dhiraj, an undergrad student at IIT Madras. और जैसा कि आपको पता है, मैं अपने फर्स्ट वीडियो से ये चीज आपको रिकमेंड करते आ रहा था कि भले ही आपका कितना ही ज्यादा 11th का बैकलॉग बन चुका है, भले ही आपकी पूरी 11th वेस्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी 12th में हमें सिर्फ और सिर्फ 12th पे फोकस करना है। और इसे बताने के पीछे बड़ा क्लियर सा रीजन था, क्योंकि मैं कई सारे एस्पिरेंट्स को ऐसे देख चुका हूं जो 11th के बैकलॉग के चक्कर में अपनी पूरी 12th भी वेस्ट कर देते हैं, और फाइनली अगर एग्जाम को 2 से 3 महीने बचे हैं और तब अगर आपकी 11th और 12th दोनों वेस्ट है, तो लगभग आपके चांसेस 0 होते हैं कि आपको एक अच्छी IIT मिल पाएगी। और इसीलिए मेरी इस एडवाइस को जो भी पहले से फॉलो करते आ रहा होगा, उसे इस 1 से 1.5 महीने के दौरान, जब से आपकी 12th स्टार्ट हो चुकी है, उसके दौरान ये आइडिया लग चुका होगा कि कितना समय हमें लेक्चर्स के ऊपर में देना है, उसके बाद में कितने समय में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कितना समय नोट्स के लिए लगेगा, और उसको अपना पूरा शेड्यूल प्लान करते लगभग इस 1 से 1.5 महीने के दौरान आ चुका होगा। बट अब आपको यह समझ में आया होगा कि 6 से 7 घंटे के लेक्चर्स करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने का समय ही नहीं मिलता। अगर वो सॉल्व कर लिया तो फिर रिवीजन के लिए समय नहीं मिलता, और ये सारी चीजें करने के बाद भी हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते या टेस्ट के अंदर में स्कोर इंप्रूव नहीं होता। सो जो बेस था वो तो अब भी सेम रहेगा कि लेक्चर्स को बिल्कुल भी 1.25x के ऊपर में या 1.5x के ऊपर में करके बिल्कुल नहीं देखना है।
जिस टाइम के दौरान आपके लाइव लेक्चर हो रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो, आपको उसी टाइम के दौरान अपने लाइव लेक्चर्स को देखना है। अगर आज लेक्चर नंबर 2 था किसी पर्टिकुलर चैप्टर का और अगर आज आपने उस लेक्चर को मिस कर दिया तो कल आप लेक्चर 2 नहीं देखोगे, कल आप लेक्चर 3 ही देखोगे। वो लेक्चर 2 आपका बैकलॉग के अंदर में आ रहा होगा। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो आप एग्जैक्टली ऑफलाइन वाले डिसिप्लिन को मैच कर पाओगे। अगर आपने ऐसा कर दिया कि अगर आज का डे 2 का लेक्चर छोड़ दिया, अगर आप कल उसे फॉलो कर रहे हो, अगर आप कल डे 2 का लेक्चर देख रहे हो, तो इस तरीके से सारी चीजें आप प्रोक्रास्टिनेट करते जाओगे और जो आपके लाइव लेक्चर्स के अंदर में जो आपका सिलेबस चल रहा है, वो लाइव लेक्चर्स के सिलेबस से आप कई ज्यादा पीछे आ जाओगे और फिर फाइनली जाकर वही प्रॉब्लम आएगी कि ना क्वेश्चन सॉल्व हुए, ना नोट्स रिवाइज हुए, बैकलॉग पे बैकलॉग 12 की भी बनते गए। 11th के बैकलॉग कवर करने के चक्कर में 12 के और ज्यादा बैकलॉग बन गए। और इस वीडियो के दौरान में हमारा मेन फोकस ये होगा कि 12th के दौरान मोस्ट इफेक्टिवली कैसे पढ़े, लेक्चर्स कैसे देखें, उसके बाद मॉड्यूल्स या रेफरेंस बुक से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें और नोट्स कैसे बनाएं। वेल, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। इसके अंदर में मैं ये बताऊंगा कि पैरेलली हम 11th के बैकलॉग किस तरीके से क्लियर करें ताकि एंड आते आते 12th का सिलेबस कंप्लीट होते होते हमारा 11th का भी कोई बैकलॉग ना बचे। सो द फर्स्ट थिंग जो मैंने नोटिस किया है, मैंने कई सारे बैचेस के वीडियो लेक्चर्स देखे, कुछ फ्री सीरीज, कुछ पेड सीरीज। लगभग मैं सारे ही बैचेस को क्लियर कर चुका हूँ, सारे ही बैचेस के वीडियो लेक्चर्स के सैंपल मैं देख चुका हूँ और इससे मुझे ये समझ में आया कि वीडियो लेक्चर्स थोड़े से स्लो तो जरूर चल रहे हैं, जिसे आपको अगर इफेक्टिवली पढ़ना है, अगर आपको कॉम्पिटिशन से थोड़ा आगे रहना है तो आपको इफेक्टिवली या थोड़ा स्मार्टली पढ़ने की जरूरत है। और इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको एक दिन पीछे चलना है। जो भी आपका लाइव लेक्चर्स, जो भी सिलेबस आपका चल रहा है, उससे आपको हर रोज एक लेक्चर पीछे चलना है। इससे होगा ये कि आप उसके रिकॉर्डेड लेक्चर देख पाओगे लाइव लेक्चर के जगह। और रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर में जब भी कोई टीचर क्लास में लेट आ रहा है, जैसे 1 बजे की क्लास 1:30 बजे हो गई, तो उस आधे घंटे के दौरान कोई पढ़ नहीं रहा होता, वो उस समय पे उस टीचर का वेट कर रहा होता है या तो यूट्यूब के ऊपर में जाकर टाइम पास कर रहा होता है। और उस समय को बचाने के लिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, जिससे कि जितना डिले हो रखा है उसको आप पहले ही स्किप कर पाओ और वो टाइम आप अपना बचा पाओ। सेकेंड, कुछ क्लास के अंदर में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सिंपल डाउट पूछते हैं। अगर आपको वो डाउट ऑलरेडी आता है तो उसके ऊपर में आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हो। या उस वीडियो लेक्चर के दौरान में अगर कुछ अननेसेसरी चीजें चल रही है तो आप उसे स्किप करके सामने जा सकते हो। इससे आपका लगभग 1 से 1.5 घंटा रोज का बच रहा होगा, जो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम होता है अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में देखो तो। बट मेक श्योर कि ये चीज आप मेरी पहले से फॉलो करते आ रहे हो जब से आपकी 12th स्टार्ट हुई है, कि आपको सिर्फ लाइव लेक्चर देखने हैं। अगर आपने इस 1-1.5 महीने के दौरान में ये डिसिप्लिन को फॉलो की है, तब जाकर आपको वो मैच्योरिटी आई होगी कि जितने टाइम पीरियड के दौरान में हमारी लाइव लेक्चर चलते हैं, जब हमारा सिलेबस चलता है, उसी दौरान में हम अपने लेक्चर्स को मैनेज कर रहे हैं, उसी डिसिप्लिन के साथ में हम रोज लेक्चर देख रहे हैं, हम उसे स्किप नहीं कर रहे, हम उसे प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर रहे। अगर ये डिसिप्लिन अभी तक आप में नहीं आई है तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ऊपर में जाना चाहिए। आपको स्टिल अभी भी लाइव लेक्चर ही देखने चाहिए, क्योंकि इससे होगा ये कि अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तो उस एक दिन के गैप को आप 10 दिन 20 दिन की गैप बना दोगे और आपके 12th के भी और ज्यादा बैकलॉग बनते चले जाएंगे 11th के बैकलॉग को क्लियर करने की जगह। 12th को इफेक्टिवली पढ़ने का ये बिल्कुल भी मेन पॉइंट नहीं था, इससे आप थोड़ा बहुत समय जरूर बचा सकते हो, लेकिन जो सेकंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है वो है क्वेश्चन सॉल्विंग। लेक्चर देखने को 6 से 7 घंटे के लेक्चर देखने को पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं कहते। लेक्चर देखना या थ्योरी पढ़ना जरूरी है, लेकिन काफी नहीं है। अगर 1.5 लाख बच्चे एक साथ बैठकर लेक्चर देख रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो 1.5 लाख बच्चे आईआईटी जाएंगे, लेकिन उस लेक्चर के बाद में जितने बच्चे खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और खुद की लेवल अप करेंगे, उतने ही बच्चे आईआईटी जाएंगे। अब 90% एस्पिरेंट्स तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही नहीं, और उसमें से भी जो 10% करते हैं उसमें से भी 9% एस्पिरेंट्स गलत तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये चीज आप खुद नोटिस कर सकते हो कि जब आपने डे 1 पे 11th की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जो जोश आपके अंदर में था कि लेक्चर देखने के बाद में मॉड्यूल निकाला, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी फिर से उसी चैप्टर के ऊपर में जाओ, उस मॉड्यूल को खोलो और जो भी आपने 100-150 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे, कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन उठाओ और उस क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ये नोटिस करो कि उस क्वेश्चन के अंदर में दी गई सारी चीजें आपको आज भी याद है क्या। आपको वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में सारी कंडीशन दिमाग में आ रही है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है, क्वेश्चन एंड कहां पे होगा, कौन सी एफबीडीज के अंदर में बन रही होगी, इस क्वेश्चन के अंदर में ट्विस्ट क्या था। जैसे अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन का, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक रिंग है, उसको अगर हाफ डिवाइड कर दिया जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ हो जाता है, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट ये होता है कि उसका जो मास है वो भी m/2 हो जाता है। आपको उस m/2 को उसके अंदर में अपडेट करना होता है, तब आपका करेक्ट आंसर आता है। और इसे हर एक क्वेश्चन के पर्टिकुलर क्रिटिकल कंडीशंस या जो उसका ट्विस्ट होता है वो आपको आज भी याद है। ये चीज आप जाकर खुद नोटिस कर सकते हो। आप वो पूरे 100 के 100 क्वेश्चन भूल गए और हर एक क्वेश्चन को देखने के बाद वो नया क्वेश्चन लगना चालू होगा। इससे आपको फाइनल एग्जाम में कोई हेल्प नहीं हो रही।
इसलिए क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस हर एक क्वेश्चन का रिकॉर्ड मेंटेन करना। यहीं पर एक और छोटी सी चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जब मैं कहता हूं किसी चैप्टर की आपको रिवीजन करनी है तो एक पॉइंट के बाद में वो रिवीजन आपकी उसकी थ्योरी से नहीं हो रही होगी। थ्योरी एक टाइम के बाद में इररिलेवेंट हो जाएगी। आपको थ्योरी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखने हैं, एक्सेप्शन याद रखनी है और कुछ छोटी मोटी कंडीशंस याद रखनी है, लेकिन थ्योरी एक टाइम के बाद में इररिलेवेंट हो जाएगी। आपकी रिवीजन किसी पर्टिकुलर चैप्टर के रिवीजन का सिंपल सा मतलब होता है उस चैप्टर के आपके पास जितने भी सॉल्व क्वेश्चन है जो आपने खुद ने सॉल्व किए उन सारे क्वेश्चन को रिवाइज करना, हर एक कंडीशन को रिवाइज करना, हर एक उसके ट्विस्ट को रिवाइज करना। मेंस में टॉप वही करेगा जिसने उस टाइप के सिमिलर 10 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रखे, ताकि एग्जाम में जाती क्वेश्चन पढ़ती सारी चीजें उसके दिमाग में क्लियर हो। उसे बिल्कुल ये सोचने की जरूरत ना पड़े कि क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूं, क्या कंडीशन लगाऊं, कौन से फॉर्मूलेज लगाऊं। उसे हर प्रोसेस पहले से याद हो, बस कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़े। एडवांस के अंदर में कंप्लीटली सिनेरियो डिफरेंट होता है, लेकिन मेंस के अंदर में ज्यादातर क्वेश्चन उसी टाइप के रिपीट होते हैं। आप किसी भी टॉपर से जाकर पूछ लो कि 90% ऑफ द क्वेश्चन उसके पेपर में जो उसने सॉल्व किए हैं वो सेम टाइप के क्वेश्चन उसने उसी टाइप के क्वेश्चन के सब टाइप में से उसने 10-20 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर रखे होंगे। सबसे पहले एक सेपरेट बुक बनानी है, जो भी पर्टिकुलर रेफरेंस बुक या मॉड्यूल आप सॉल्व कर रहे हो उसके लिए। उसके अंदर में चैप्टर का नाम डालना है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपका चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एक साथ बैठकर मैं पूरी रेफरेंस बुक उस पर्टिकुलर चैप्टर की सॉल्व करूंगा। जिस दौरान लेक्चर आपके कोचिंग क्लास या लाइव लेक्चर में चल रहा है उसी दौरान हमें रेफरेंस बुक या मॉड्यूल की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको क्लास में पढ़ा दिया गया सारे ही मॉड्यूल या रेफरेंस बुक के अंदर में ज्यादातर रेफरेंस बुक में आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन दे रखे। अगर एक टॉपिक आपको पढ़ा दिया तो उस टॉपिक के क्वेश्चन उसी दिन सॉल्व हो जाने चाहिए। अब प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है और उसे रेक्टिफाई कैसे करना है ताकि वो मिस्टेक सामने वाले क्वेश्चंस में ना हो रही हो। अब ज्यादातर जो सारे लूजर्स टेक्निक यूज करते हैं वो यही सेम टेक्निक है कि क्वेश्चन लेकर बैठ गए, कोई टाइम लिमिट नहीं लगाई, कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, बस निकाले और सॉल्व करना स्टार्ट किया। जो क्वेश्चन सही हो गए वो सही हो गए, जो गलत हो गए उसके सोल्यूशन देख लिए, उसे एक बार ट्राई करके छोड़ दिया। उसके बाद जब 1 महीना 2 महीने बाद देखा क्वेश्चन तो फिर से सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन नया लगने लगता है। अगर इसी तरीके से पूरे 2 साल प्रिपरेशन की और भले आपने कितनी ही मोटी मोटी बुक सॉल्व कर रखी हो, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा अगर आपको हर एक क्वेश्चन देखने के बाद नया लग रहा है तो। क्योंकि ये डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम के लास्ट मिनट पर आप अपनी मॉक टेस्ट दोगे या इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे जो एक एक चैप्टर के आपने 100-150 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। अब किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपको एक सेट में क्वेश्चन उठाने हैं। जैसे आपने एक सेट उठा लिया जिसके अंदर में 25 क्वेश्चन है। अब प्रॉपर टाइम बॉन्ड के अंदर में जैसे 1 घंटे के अंदर में आप 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। टाइमर लगाने के बाद में सेम उसी माइंडसेट के साथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिस तरीके से आप अपना फाइनल जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जो क्वेश्चन ईजी है उसे पहले सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं या ऐसे लग रहा है कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा उसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। अब ऐसे करने से होगा ये कि जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो आप उसे छोड़ दोगे या स्किप कर दोगे, और जो क्वेश्चन आपके लेक्चर में हो गए या जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को आपने सॉल्व करने का ट्राई किया। अब उस बुक के अंदर में प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम, कितना समय आपने उस सेट को सॉल्व करने में दिया, सेट में क्वेश्चन कितने थे, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए। उसके बाद जितने क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए उन सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करना है और प्रॉपर सारी कैटेगरीज बनाते जानी है कि ये क्वेश्चन कैलकुलेशन एरर के कारण गलत हुआ, ये क्वेश्चन मुझे थ्योरी नहीं आती थी, कंसेप्ट में प्रॉब्लम थी उसके कारण गलत हुआ। और हर एक क्वेश्चन जो आपने गलत किया उसका वहां पर सॉल्यूशन लिख कर नीचे में वो कैटेगरी लिखी रहनी चाहिए कि ये क्वेश्चन कैलकुलेशन एरर के कारण गलत हुआ है, इसके कंसेप्ट में डाउट था, इसके कंसेप्ट में प्रॉब्लम थी। जब आप इस तरीके से अगर आपने 25 में से 8-7 क्वेश्चन गलत किए, 7-8 क्वेश्चन गलत किए तो आपको प्रॉपरली ये चीज वहां पर पता रहेगी कि मैं इतने क्वेश्चन के अंदर में कैलकुलेशन एरर कर रहा हूं। अगर आप 6 क्वेश्चन में ही कैलकुलेशन एरर कर रहे हो तो इतनी सारी थ्योरी करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता। बस कैलकुलेशन एरर के ऊपर में थोड़ा सा काम कर लो और उस 6 क्वेश्चन से आपके 24 मार्क्स और जो नेगेटिव में गए 6 मार्क्स, 30 मार्क्स आपके डायरेक्टली बढ़ जाएंगे, जो 30 मार्क्स को बढ़ाने में कई बार महीने लग जाते हैं। अब ये तो हो गया जितने क्वेश्चन आपने गलत किए, जितने क्वेश्चन करेक्ट किए उसके एक बार आपको रैपिडली सारे सॉल्यूशन देख लेने कि जो क्वेश्चन जिस सॉल्यूशन से मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया क्या उससे भी बेटर एक तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसमें आपको मैक्स टू मैक्स 10-15 मिनट्स लग रहे होंगे। अगर कोई बेटर तरीका हो सकता है तो नेक्स्ट टाइम से आप वो तरीका यूज करोगे तो ज्यादा आसान है। अब आते हैं जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए या जिस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ये सारे वो क्वेश्चन होंगे जो डिफिकल्ट है, जो आपके लेवल से आपको ऊपर लगे। अब जेईई मेंस में आपको इजी और डिफिकल्ट क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब बता देता हूँ। इजी सारे
सारे वो क्वेश्चन है जिस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व कर रखा है, जिस क्वेश्चन का हर एक कंसेप्ट आपको आता है। ये सारे क्वेश्चन इजी है। और डिफिकल्ट वो क्वेश्चन है जिसका कंसेप्ट आपको नहीं आता या उस टाइप का क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं कर रखा। ये दो ही कैटेगरी है। एडवांस एक अलग कंसेप्ट आता है, बट मेंस में तो इसी तरीके से दोनों चीजों को डिफरेंशिएट किया जाता है। सो फाइनल एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपके लिए सिंपल है, इजी है या डिफिकल्ट है, ये इसी पे मैटर करेगा कि आपने उस टॉपिक की कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की है। अब जितने भी क्वेश्चन आपने अनसॉल्व रखे थे, अब जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए, उन सारे क्वेश्चंस को आपको बिना टाइम लिमिट के सॉल्व करनी है। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग को स्ट्रेच करेंगे, जो आपकी लेवल अप करेंगे, जो आपके दिमाग को ट्रेन करेंगे कि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। कि कोई क्वेश्चन अगर आपको नया उठाकर दिया जाए तो उस क्वेश्चन के ऊपर में सोचना कैसे है, इस तरीके से आपको सोचना सिखाएंगे। और इन सारे क्वेश्चन के आपको बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं देखने जब तक आप पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं कर देते। अगर आपके 25 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो एक टाइम पे आप 10 क्वेश्चन के ऊपर में ट्राई दे रहे हो, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हुए, अगर फिर भी आपके 3-4 क्वेश्चन बच गए तो उसे सॉल्व मत करो। जब नेक्स्ट सेट सॉल्व करोगे उसके साथ में जो क्वेश्चंस बचेंगे तब ट्राई करना है। ऐसे करते करते जब तक पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता उसके सॉल्यूशन आपको नहीं देखने हैं, बार बार उसके ऊपर में सोचना है। और जब फाइनली पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको उसके सॉल्यूशन देखने हैं। ऐसा करने से होगा ये कि सबसे पहले जब आपने टाइम बॉन्ड के अंदर में क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तब आप ट्रेन हो गए कि प्रॉपर एक टाइम लिमिट में कैसे आसान क्वेश्चंस को ढूंढ कर उसे पहले सॉल्व करना है, कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। जब आप अपने बिना टाइम बॉन्ड के डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तब आप इसलिए ट्रेन हुए कि आपका दिमाग एक तो पहले स्ट्रेच हुआ, आपकी लेवल अप हो गई क्वेश्चन सॉल्व करने की। और अगर आप कोई भी नया क्वेश्चन उठाकर दे दिया जाए तो उस क्वेश्चन के ऊपर में कैसे सोचना है, आपका दिमाग इस चीज के लिए ट्रेन हुआ। और ये सबसे बेटर तरीका है किसी भी रेफरेंस बुक या मॉड्यूल को सॉल्व करने का। अगर आप इस तरीके से प्रॉपरली सेट वाइज डेटा मेंटेन करते चलते हो तो आपको रिवीजन करने में मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर लग रहा होगा इनिशियली, बाद में वो टाइम जाकर 5-10 मिनट हो जाएगा। उसके बाद आपको बस पन्ने पलटने और हर चीज वहां पर लिखी रहेगी कि इस क्वेश्चन के अंदर में ये ट्विस्ट था, ताकि सेम अगर उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आपको फिर से आए, दोबारा आए एग्जाम में, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े। और सेम ब्लंडर आप फिर से ना करो जो ब्लंडर्स आप पहले ही कर चुके हो अपने प्रैक्टिस के दौरान, ना कि फाइनल एग्जाम में। और इससे एफिशिएंट मेथड कोई नहीं हो सकती किसी भी मॉड्यूल या रेफरेंस बुक को सॉल्व करने से पहले। क्योंकि ये चीज आप इमेजिन करके देखो, कल आपकी एग्जाम है, उस एग्जाम में कोई चैप्टर अगर आपको आ रहा है, उस चैप्टर का आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे और इस 100 क्वेश्चंस को आपने प्रॉपरली कैटेगराइज कर रखा है कि ये क्वेश्चन कैलकुलेशन एरर के कारण गलत हुआ, प्रॉपरली आपके पास उसका डेटा मेंटेन है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में वो पूरे 100 क्वेश्चन रिवाइज होंगे। और इस 100 क्वेश्चन के दौरान आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होगा, जिससे आपको उन 100 क्वेश्चन से सिमिलर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो बिना किसी मिस्टेक के आप उसे करेक्ट करके आओगे। ना कि आपको उसके ऊपर में इतना समय देना पड़ेगा कि आप सोचोगे क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगा, एंड कहां से होगा, इसे कैसे सोचूं, इसमें कौन सी एफबीडी लगेगी, ये कंडीशन तो मुझे याद ही नहीं आ रही। ये सारी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि किसी भी रेफरेंस बुक या मॉड्यूल को इसी तरीके से सॉल्व करो। अब कोई कहेगा कि इस प्रोसेस में टाइम तो बहुत ज्यादा है, ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है, कैसे पॉसिबल है कि हम पूरे 12th के दौरान हर एक चैप्टर की इस तरीके से प्रैक्टिस करें। सो ऑन एन एवरेज किसी भी चैप्टर के किसी भी रेफरेंस बुक में 100 से 150 क्वेश्चन दे रखे होते हैं। अगर आपको 25 क्वेश्चन का एक सेट सॉल्व करने में 2 घंटा लग रहा है, 1 घंटा पहले आपने टाइम बॉन्ड में सॉल्व किया, फिर 1 घंटा आपने बस जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको बैठकर सॉल्व किया, इस तरीके से आप 4 सेट के अंदर में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। और ऑन एन एवरेज कोई भी एक चैप्टर किसी भी लाइव क्लास या कोई भी कोचिंग के अंदर में 8 से 9 दिन तो चलता ही है। सो ये डेफिनेटली प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप सारे चैप्टर्स की इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर सारे चैप्टर की पॉसिबल नहीं भी होती, फिर भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसके बाद में रोटेशनल मोशन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, आपको एटलीस्ट इन सारे चैप्टर्स की तो इस तरीके से प्रैक्टिस करनी ही होगी। वरना लास्ट मिनट पर जाकर आपको ये पता लगेगा कि जितने भी 100-150 मोटी मोटी बुक्स मैंने सॉल्व कर रखी है, जितना मैंने 5-6 घंटे एक बार में उसके ऊपर में लगाया है, वो सारा टाइम वेस्ट है, वो सारी मेहनत वेस्ट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को देखने के बाद वो क्वेश्चन नया लग रहा है। सो ये था 11th वेस्टेड सीरीज का वीडियो नंबर 1। सेकंड वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि 12th के साथ में 12th के पैरेलली हम 11th के चैप्टर्स के बैकलॉग को किस तरीके से क्लियर करें, ताकि 12th का सिलेबस कंप्लीट होते होते ही हमारा कोई बैकलॉग ना रहे और एग्जाम के 2 से 3 महीने पहले तक जिस तरीके से सारे टॉपर्स, सारे टॉप बैचेस के स्टूडेंट अपनी टेस्ट की प्रैक्टिस दे रहे होंगे, अलग अलग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करेंगे, उस दौरान हम इस बैकलॉग के चक्कर में ना रहे। हम भी अपनी मॉक टेस्ट देकर अपने 200 के स्कोर को 250-280 तक ले जाए, ताकि मेंस हमारी क्लियर हो के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेंस को क्लियर करके उसके बाद हम फाइनली एडवांस पे फोकस करें। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके आसपास आप जितने भी एस्पिरेंट्स को देखते हो, ये सारे सपने तो आईआईटी के देखते हैं, इनको चाहिए तो आईआईटी बॉम्बे, लेकिन प्रिपरेशन सारे के सारे जेई मेंस की करेंगे, वो वही लेवल 1 वाली सॉल्व करेंगे, किसी को जेई एडवांस की प्रिपरेशन नहीं करेंगे।